जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य आता है। हम राज्य उच्च न्यायालय देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 223 आर्टिकल 224 देखा था। आर्टिकल 23 में हमने कार्य मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति देखी थी, राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 224 में हमने देखा था कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर काम का बोझ ज्यादा होता है उच्च न्यायालय में तो कार्यकारी न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है, एक्स्ट्रा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं। आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा। आज हम आर्टिकल 226 देख लेते हैं। आर्टिकल 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में रिट जारी करने का अधिकार होता है। कौन सी रिटें? जो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जारी होती है वही रिटें। अधिकार परीक्षा हो गया, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट हो गया, ठीक है, परमादेश, ठीक है। देखिए, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रत्यक्ष हो गया, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 5 रिटें जो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग होती हैं, आर्टिकल 226 में भी होती हैं। लेकिन आर्टिकल 226 में मौलिक अधिकारों के खिलाफ जो रिटें जारी हैं वो तो होती हैं। एक वैधानिक जो हक हैं उनके उल्लंघन पर भी रिट जारी होती है, याचिका दायर होती है। देखिए, आर्टिकल 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा प्रदान करता है। लेकिन आर्टिकल 226 मौलिक अधिकारों के अलावा अनवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी हाईकोर्ट का दरवाजा प्रदान करता है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को न केवल मौलिक अधिकारों के बल्कि अनवैधानिक अधिकारों के रक्षा हेतु रिट जारी करने की शक्ति देता है। वैधानिक अधिकार कौन से हो गए? कानूनी अधिकार, जैसे कानूनी अधिकार जैसे कि आपका प्रॉपर्टी का राइट हो गया, तो उनके खिलाफ भी आपको कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति वैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने की शक्ति देता है आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 का दायरा व्यापक हो गया। एक निर्णय में भी सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि आर्टिकल 32 से ज्यादा आर्टिकल 226 का दायरा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने की शक्ति देता है आर्टिकल 226। ठीक है जी। देखिए, 5 प्रकार की रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तो वो कोर्ट अपने समक्ष उस व्यक्ति को प्रेजेंट करने के लिए, मतलब अपने समक्ष उपस्थित करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, जिसमें अगर गिरफ्तारी का कारण असंवैधानिक है, ठीक है, अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया किसी को, तो उसको रिहा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तब उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को अदालत में पेश करने का आदेश देता है। ठीक है, परमादेश का मतलब क्या हुआ? देखिए, परमादेश रिट कौन सी हो गई? यह रिट उच्च न्यायालय के सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी की जाती है। निचली अदालतों को जारी कर दी जाएगी। सरकारी कोई अधिकारी हो गया, सरकारी निकाय हो गए, अगर वो अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए वाली रिट जारी करी जाती है। ठीक है, परमादेश पढ़ लेते हैं। इस रिट द्वारा उच्च न्यायालय सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करवाता है। यह आदेश निचली अदालतों, सरकारी अधिकारियों, निकायों को कर्तव्य पूरा करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध देख लेते हैं। उच्च न्यायालय यह रिट उन अधीनस्थ न्यायालयों या निकायों या प्राधिकरणों पर जारी करता है जो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके आदेश देते हैं। मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तब भी अगर निचली अदालत में जो उनके अधिकार क्षेत्र में मामला नहीं है उसका उल्लंघन करके अगर कोई आदेश देते हैं, ठीक है, आदेश पारित करते हैं, तो ये वाली रिट जारी की जाती है। उच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है, उन अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरणों पर जारी करता है जो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने वाले आदेश जारी कर रहे हो। ठीक है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उत्प्रेषण देख लेते हैं। साधारणतः ये रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के गलत निर्णय को ठीक करने के लिए जारी की जाती है। ठीक है, उत्प्रेषण रिट आपकी हो गई। ये रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को उनका फैसला अगर उन्हें ठीक नहीं दिया तो उसको तब जारी की जाती है। ठीक है, फैसला ठीक करने के लिए। अधिकार परीक्षा। देखिए, हाई कोर्ट किसी भी अधिकारी से जो किसी पद पर बैठा है उससे पूछ सकता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे। अगर वो गलत तरीके से असंवैधानिक रूप से उस पद पर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको उस पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है जी। तो आपने रिटे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये डिटेल में पढ़ी है हमने रिटे। ठीक है, आपने वीडियो ना देखे हो तो वीडियो फॉलो करेगा, आपको प्ले लिस्ट में सभी वीडियोज मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, जानकारी आपको पसंद आई हो आती हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 226 का क्लॉज 1 पढ़ा था हमने। सिंपल है क्लॉज 1 में, अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो सिंपल है। आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो रिट जारी करता है आर्टिकल 226 और कानूनी अधिकारों के खिलाफ भी
रिट जारी करता है, मतलब आप याचिका दायर कर सकते हैं अगर कोई कानूनी अधिकार भी अगर आपका हनन होता है तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप जाके याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही है इस आर्टिकल में। आर्टिकल 226 का क्लॉज 2 देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 226 का क्लॉज 2 देखने से पहले हम एक दो उदाहरण यहाँ पे हमने दिए हैं। वैसे आर्टिकल 226 में कई एग्जाम्पल हैं, क्योंकि कोर्ट समय समय पर एरिया बताता है कि किसी कोर्ट के अधिकार में किस, जैसे कोई केस हुआ तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग कई निर्णय देता है कि इसके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं। मतलब आप जिस उच्च न्यायालय है, जिस क्षेत्र में आप उच्च न्यायालय है, अगर वो उसके एरिया का मामला हो तभी वो याचिका सुनता है। कहने का मतलब मेरा ये है। दो केस देख लेते हैं। देखिए दामोमल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1949 का केस था। परिस्थिति क्या थी, याचिकाकर्ता महाराष्ट्र में रहते थे लेकिन उनकी संपत्ति पाकिस्तान में थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये घोषित कर दिया कि उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। तो वो तो महाराष्ट्र में रहते थे, तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ये बोला कि मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मुझे यहाँ नुकसान झेलना पड़ रहा है गवर्नमेंट के इस फैसले से। ठीक है, तो वो कोर्ट गए। ठीक है, कोर्ट चले गए, बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। फिर क्या हुआ, जैसे सरकार का क्या तर्क था, सरकार का ये तर्क था कि संपत्ति पाकिस्तान वहां पे है तो ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, कि कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में मामला नहीं आता क्योंकि संपत्ति तो आपकी वहां पे पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट का क्या फैसला हुआ, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा यद्यपि कार्य पाकिस्तान में हुआ है पर याचिकाकर्ता को जो प्रभावित करने वाला असर तो महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन है क्योंकि सरकार का फैसला है ना, शत्रु संपत्ति तो सरकार ने उसकी घोषित कर दी है, तो मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, इसलिए हाई कोर्ट के पास अधिकार है इस याचिका को सुनने का। ठीक है, तो आपको समझ में आया इसमें एरिया मेन है। इस आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल क्लॉज 220 के 226 का क्लॉज 2 में एरिया मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है कि उसका अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है, तब याचिका सुनवाई जाएगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी याचिका। अगर सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं, अगर एरिया अंडर में आता है हाई कोर्ट के अंडर में, अगर सुनवाई में वो एरिया आता है, वहां कुछ असर हुआ है तो सुनेगी, अदरवाइज मामला नहीं सुनेगी, याचिका नहीं सुनेगी, ऐसा है। ठीक है, अगर कुछ नुकसान गवर्नमेंट की, जैसे मैंने आपको आर्टिकल फर्स्ट बताया कि गवर्नमेंट के फैसले से उनको नुकसान हो रहा था, वो तो महाराष्ट्र में रहते थे लेकिन वहां उनकी संपत्ति को अवैध घोषित कर दिया, वो तो गवर्नमेंट का फैसला था, तो वो तो मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, तो कोर्ट ने उस मामले को सुना। ठीक है, हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। उत्तम कुमार वर्सेस ओएनजीसी मामला था 1998 में। ओएनजीसी ने एक टेंडर जारी किया गुजरात में। ठीक है, देखिए कोलकाता की कंपनी ने गुजरात सरकार के एक टेंडर को चुनौती दी है। ठीक है, केस क्या है, कोलकाता की एक कंपनी ने गुजरात सरकार को एक टेंडर की चुनौती दी है। मतलब क्या था, उन्होंने, कोलकाता की कंपनी ने अखबार में विज्ञापन देके टेंडर भर दिया। ठीक है, लेकिन जो बोली लगती है, बाकी जो सब काम होते हैं टेंडर के, वो तो गुजरात में हो रहे थे। ठीक है, उनको जो भी नुकसान हुआ तो वो कोर्ट पहुंच गए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, कंपनी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल विज्ञापन पढ़ना, ठीक है, और टेंडर भरना, टेंडर भेजना कार्यवाही पर्याप्त कारण नहीं है, याचिका को रद्द कर देगा, याचिका नहीं सुनेगी। क्योंकि भाई मामला गुजरात का था, वहां पे टेंडर भरा जा रहा, वहां बोली लग रही है, सिर्फ अब विज्ञापन देख के और आप कोर्ट चले जाएंगे तो उस एरिया उनका, मतलब वो एरिया क्षेत्र में उनके नहीं आता, उनकी सुनवाई के एरिया में वो, मतलब जो कोलकाता हाई कोर्ट है उनके एरिया में वो मामला नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सिर्फ विज्ञापन देके टेंडर भरा है। तो ऐसे कई केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे कई केसेस हैं, ऐसे कई फैसले हैं, जो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग चीजों को ऐसा बताया कि नहीं ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता नहीं आता। तो किस तरह के कई है, मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं। ठीक है, 2 से ही आपको आर्टिकल समझ में आया होगा आई थिंक, कि यहाँ पे एरिया की बात हुई है। आर्टिकल पढ़ लेते हैं। ये उपधारा तब लागू होती है जब याचिका के अधीन वस्तुनिष्ठ कार्रवाई का कारण का पूरा हिस्सा उस हाई कोर्ट के क्षेत्र में उत्पन्न हो चुका हो। ठीक है, अर्थात निम्न परिस्थितियों में आर्टिकल 226 का क्लॉज 2 लागू होता है यदि याचिकाकर्ता का कोई आदेश या सूचना उस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में मिलती हो। ठीक है, जिस न्यायालय में वो रहते हैं उस क्षेत्र में कोई याचिका, कोई आदेश या सूचना उस क्षेत्र में मिली हो। ठीक है, मतलब उस क्षेत्र में उनको कोई सूचना मिली हो। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण फर्स्ट देखा कि उनकी संपत्ति को अवैध घोषित कर दिया गया था। यदि याचिकाकर्ता को वहां कोई नुकसान या प्रभाव झेलना पड़ा हो, ठीक है, गवर्नमेंट के फैसले से उनको नुकसान देखने को मिला था, ठीक है, यदि तथ्य स्पष्ट रूप से उस राज्य से संबंधित है
तभी उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, यदि मुकदमे के लिए कोई प्रासंगिक घटना हाई कोर्ट के बाहर घटी हो तो उच्च न्यायालय अनुरोध खारिज कर सकती है। ठीक है, आया आपको समझ में। लेकिन अधिकार मतलब बाहर अधिकार क्षेत्र अगर प्रभाव पड़ा हो तो अधिकार क्षेत्र के बाहर भी याचिका सुनती है, लेकिन उसका वैलिड रीजन होना चाहिए। मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था तो उन्होंने याचिका सुनी थी। आई थिंक आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों कुछ और आर्टिकल्स के साथ में। जानकारी आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।